अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि आलमी इदारे। अब ये आलमी इदारे क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इनका मकसद क्या होता है, इनको कौन से चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं और हमारे पास दुनिया में इस वक्त कौन कौन से आलमी इदारे हैं, ये मैं आपको आज की वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले अगर हम बात करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की एक डेफिनेशन की कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, ये क्या होता है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर एंटिटीज कंपोज्ड ऑफ सोवेरियन स्टेट्स और आइदर इंटरनेशनल एक्टर्स, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी इदारे या ऐसी एंटिटीज को कहा जाता है जो कि सोवेरियन स्टेट्स मिलके बनाती हैं या तो कोई इंटरनेशनल एक्टर्स मिलकर बनाते हैं। अब इंटरनेशनल एक्टर्स भी हमारे पास स्टेट्स ही होती हैं, ठीक है। अच्छा, सोवेरियन स्टेट्स कौन सी होती हैं, हमें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है। सोवेरियन स्टेट हमारे पास ऐसी स्टेट को कहा जाता है जिसकी हाकमियत हो, यानी कि एक ऐसी स्टेट जो कि अपने सारे क्या कहते हैं हम रूल्स या अपने सारे लॉ मेकिंग सिस्टम्स, या ये कह लें कि अपना जितना भी उस स्टेट के अंदर इनसाइड और एक्सटर्नल उसका अफेयर्स हैं वो सब स्टेट खुद रन करे, ऐसी स्टेट को हम कहते हैं सोवेरियन स्टेट्स, ठीक है। This serves as forum for discussing and resolving important global issues such as peace and security, human rights and economic development। अच्छा, अब इनका हमारे पास जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनका एम क्या होता है या हमारे पास इसका सबसे मेन मकसद क्या होता है, ये क्यों बनाई जाती हैं, तो ये इसलिए बनाई जाती हैं ताकि जितनी भी सोवेरियन स्टेट हैं या खुद मुख्तार स्टेट्स हैं वो आपस में मिल बैठकर किसी भी इशू को डिस्कस कर सकें। अब उस इशूज़ में उन ग्लोबल इशूज़ यानी कि जो कि पूरी दुनिया में आलमी इश्यूज के तौर पर माने जाते हैं, ऐसे इश्यूज, ठीक है। जैसे कि हमारे पास पीस की बात करते हैं, हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स या इकोनॉमिक डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट, इस तरह की जितनी भी डेवलपमेंट्स, या ये कह लें कि किसी भी स्टेट के अंदर पीस डेवलप करने के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, उसके जो भी वहाँ के लोग हैं, सिर्फ स्टेट के नहीं, आउटसाइड द स्टेट भी जितने भी लोग हैं उन सब के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। अच्छा, अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास बेसिकली जो हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है इंटरगवर्नमेंटल यानी कि नाम से जाहिर हो रहा है कि इसमें हमारे पास ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस हो, या ये कह लें कि गवर्नमेंट जिसको रन कर रही हो, हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को क्या कहते हैं कि ये क्या है, इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है, फॉर्म बाय ट्रीटीज बिटवीन स्टेट्स टू वर्क ऑन मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि दो मुल्कों की गवर्नमेंट की से ट्रीटीज के थ्रू बनाई जाए, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान और चाइना के दरमियान कोई एग्रीमेंट हो, ठीक है, कोई ट्रीटी साइन हुई हो, या ईरान और पाकिस्तान के दरमियान कोई ट्रीटी साइन हुई हो, तो हम उसे कहेंगे कि इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि काम कर रही हैं, ठीक है। नॉन गवर्नमेंटल जाहिर सी बात है, नाम से जाहिर है कि इसमें गवर्नमेंट का कोई लिंक नहीं होगा, ये प्राइवेटली ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि लोगों के मफाद के लिए काम करती हैं। जिस तरीके से हमारे पास पाकिस्तान में भी बहुत सारे एनजीओज हैं जो कि नॉन स्टेट एक्टर्स कह सकते हैं हम, कि उसमें स्टेट का कोई अमल दखल नहीं होता, लेकिन वो लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सुपर नेशनल हमारे पास कौन सी होती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस विद पावर्स ओवर मेंबर स्टेट्स मेकिंग डिसीजंस दैट बाइंड देम, यानी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि हमारे पास स्टेट्स के ऊपर एक ये कह लो कि इन्फ्लुएंस करके होती हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि हमारे पास डिसीजन मेकिंग में स्टेट की हेल्प करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्जांपल्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब देखो, दुनिया में हमारे पास बहुत सारी इस टाइम पे इस कंटेम्पोररी वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें से यूनाइटेड नेशंस हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल है, जिसमें हमारे पास तकरीबन जो है हाफ से ज्यादा वर्ल्ड जो है उसकी मेंबर
इस टाइम पे मौजूद है, जो कि 1945 में बनी थी। ठीक है, उसके बाद आती है, अच्छा यूनाइटेड नेशन का काम क्या है कि ये जो है वो पीस प्रोवाइड के लिए, पीस बिल्डिंग के लिए वजूद में आई थी। ठीक है, इसका मेन मकसद ये था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक हमारे पास जो भी कंट्रीज होते हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, और उनकी फाइनेंशियल असेसमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास आता है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस हमारे पास ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ह्यूमैनिटेरियन एड से प्रोवाइड करती है किसी भी क्राइसिस के दौर में। जिस तरह आजकल फलस्तीन का इशू जो है हमारे पास मेन इशू है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास क्या करती है, उनको हेल्प प्रोवाइड करती है। ठीक है, अच्छा उसके इसके अलावा भी हमारे पास और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मानी जाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सार्क की, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास ब्रिक्स, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास ओआईसी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, और भी हमारे पास लातादाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में वन बाय वन करके सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है रोल एंड फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इनका फंक्शन क्या होता है, इनका रोल क्या होता है, ये क्यों जरूरी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पीस मेकिंग। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आप जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस देखोगे, देखो यूरोपियन यूनियन हो गई, यूनाइटेड नेशंस हो गई, या लीग्स ऑफ नेशन जो कि यूनाइटेड नेशन से पहले बनी थी, ऑल्दो कि वो फेल हो गई, लेकिन उसका भी एक मकसद क्या था कि हमारे पास जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब में क्या चीज लाई जाए, पीस कायम किया जाए, जंग से अवॉइड किया जाए, क्योंकि वो रिजल्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन बनी थी। ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन के बाद उन्होंने लीग्स ऑफ नेशन बनाई, ठीक है, ताकि वर्ल्ड को एक पीस प्रोवाइड किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, वो फेल हो चुकी थी। और उसके बाद यूनाइटेड नेशन कायम हुई 1945 में विद द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। ठीक है, अच्छा दूसरा ये कि हमारे पास इनका दूसरा जो मेन फंक्शन होता है वो होता है ह्यूमैनिटेरियन एड्स, यानी कि लोगों को सहूलतें फराहम करना। ठीक है, अब देखो जिस तरह हम यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन के जो कह लो कि सब डिवीजन्स कह लो या उसके सब इदारे, ठीक है, मतलब कि उसके जो ये कह लो कि पार्ट्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास यूनिसेफ आ जाता है, WHO आ जाता है, ठीक है, और भी बहुत सारे जो है हमारे पास आ जाते हैं। तो ये सारे हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारे पास इन लोगों को सहूलतें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब वो किसी क्राइसिस के दौरान हो, ठीक है, या कोई स्टेट जो है वो किसी कर्जे में डूबी हो तो उससे वर्ल्ड बैंक जो है या IMF, ठीक है, IMF उसे कर्जा दे देता है। ठीक है, तो वो अपनी जितनी भी स्टेट्स हैं वो IMF से कर्जा लेती हैं ताकि वो आगे रन कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि कोई भी स्टेट जो है उसको इकोनॉमी अपनी बूस्ट करने के लिए जाहिर सी बात है दूसरे स्टेट्स के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और ट्रेड अच्छी रहे। ठीक है, अच्छा अब देखो इसके लिए क्या होता है, ये लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं। जिस तरह हमारे पास साउथ एशियन एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सार्क, ठीक है, अब सार्क का भी यही काम है कि वो हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, जो उसके मेंबर कंट्रीज हैं जिनमें मालदीव, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, चाइना, ये सारे, सॉरी चाइना नहीं, ठीक है, ये सारे कंट्रीज जो है उसमें इन्वॉल्व है, जिसमें अफगानिस्तान ने बाद में ज्वाइन किया था, पाकिस्तान में भी 1985 में ज्वाइन किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की। तो सबसे पहले जो बेनिफिट आता है वो होता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई ही इसलिए जाती हैं ताकि पीस डेवलप हो, तो ये हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में भी हेल्प करती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये जो होती हैं, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करती हैं, थ्रू नेगोशिएशंस या डायलॉग, या ये कह लें कि डिप्लोमेसी के थ्रू ये कोशिश करती हैं कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्लोबल कॉर्पोरेशन। ग्लोबल कॉर्पोरेशन में हमारे पास क्या चीज होता है कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट करने की, यानी कि जो भी हमारे पास जितने भी इश्यूज हैं उसमें क्या होता है कि आपस में आप कैलोब्रेट करो, आपस में आप लोग उसको डिस्कस करो, यानी कि ग्लोबल कॉर्पोरेशन, आपस में एक कॉर्पोरेशन कायम करो, तो ये इस चीज में भी हेल्प देती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिसोर्स शेयरिंग। सॉरी, रिसोर्स शेयरिंग में क्या होगा कि जब आप एक इकोनॉमिक टाइज के थ्रू, यानी कि ये कह लो जिस तरीके से सार्क है,
ठीक है। तो अब सार्क जो है वो हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, तो जब इकोनॉमी हमारे पास किस तरीके से डेवलप होती है, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ती है, ठीक है। जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है यानी कि आपकी रिसोर्स जो है, जो आपके मुल्क का जरा है वो दूसरे मुल्क में जा रहा है और दूसरे मुल्क का आपके पास आ रहा है, आपके जो रिसोर्सेज हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर हो रही हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ बेनिफिट्स हैं, ये बहुत कम है, बहुत लिमिटेड हैं, ठीक है। इनके और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है चैलेंजेस फेस बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि उनको कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सबसे आता है पहले पॉलिटिकल डिस्प्यूट। पॉलिटिकल डिस्प्यूट में हमारे पास क्या होता है कि मेंबर स्टेट्स जो होती हैं, ठीक है, जिस तरह जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबर स्टेट्स हैं उनमें पॉलिटिकल डिस्प्यूट हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें सार्क की बात करते हैं, ठीक है। सार्क में इंडिया और पाकिस्तान है, ठीक है। सार्क मेरी फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन है, शायद या कुछ मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी एग्जांपल मुझे अच्छी लग रही है तो मैं इसलिए उसकी एग्जांपल दे रही हूँ। अब सार्क में इंडिया और पाकिस्तान है, ठीक है। पॉलिटिकल डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान में, रीजनल डिस्प्यूट है। पाकिस्तान में जो भी कश्मीर की वजह से जो भी डिस्प्यूट है उस वजह से क्या होता है कि दोनों कंट्रीज आपस में ट्रेड नहीं करते, ठीक है। अब जब वो ट्रेड नहीं करते तो उसका नुकसान इन दोनों कंट्रीज को फेस करना पड़ता है, ठीक है, स्पेशली पाकिस्तान को फेस करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फंडिंग कॉन्स्ट्रेंट्स। फंडिंग कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है, रिलायंस ऑन वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन में लिमिट द कैपेसिटी टू रिस्पेक्ट टू रिस्पॉन्ड टू क्राइसिस। यानी कि हमारे पास क्या होता है इसमें, जो भी कंट्रीज होते हैं, ठीक है। अब इनमें क्या होता है कि हर कंट्री जो है अगर वो सही से ताउन नहीं करेगा, ठीक है, एक कंट्री जो है वो पूरे तरीके से ताउन करे, दूसरा नहीं कर रहा, तो ये एक क्राइसिस क्रिएट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग, और इनको जो है डिसीजन मेकिंग इनके लिए कॉम्प्लेक्स चीज बन जाती है। जिस तरह अगर हम यूएन की बात करते हैं तो अगर यूएन में कोई बिल पास हो रहा है, ठीक है, और एक कंट्री जो है और वो बिल बहुत खास है, लेकिन कोई एक P5 कंट्रीज में से उसको वीटो कर देता है तो वो बिल पास नहीं होता। तो इस तरीके से क्या होता है कि इनके लिए डिसीजन मेकिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्रिटिसिज्म ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म की के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे किस तरीके का क्रिटिसिज्म किया जाता है, तो सबसे पहले लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यानी कि ये कह लो कि पूरे तौर पे वो न्यूट्रल नहीं होती, किसी भी एक पावर पॉलिटिक्स के हाथों में होती हैं, या ये कह लो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिस्टम होता है। दूसरा बाइसेस। बाइसेस ये कि यहाँ पे जब हमारे पास हर स्टेट जो है वो अपने इंटरनेशनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रही होती है, ठीक है, उनकी फॉरेन पॉलिसी हर स्टेट की इस तरह होती है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करती है। तो इसमें हमारे पास ये होगा कि एक स्टेट जो कि डोमिनेंट स्टेट है दूसरी स्टेट के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस लाएगी, और दूसरे और इससे क्या होगा कि आपकी जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बाइसेस क्रिएट हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ओवर स्टेपिंग अथॉरिटी। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो भी रोल्स होते हैं, या ये कह लें मैंडेट रोल्स एंड इंटरफेयर इन स्टेट अफेयर, यानी कि वो जो हैं कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो है ना अथॉरिटी, अपने आप को अथॉरिटाइज करना चाहते हैं लोग, जो भी स्टेट होता है उसके इंटरनल अफेयर्स में आप घुस रहे हो और अपना इन्फ्लुएंस जाहिर कर रहे हो, तो कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ये भी कर रही होती हैं। तो ये हमारे पास एक क्रिटिसिज्म उनके ऊपर बनता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करते हैं कि इनका फ्यूचर पर्सपेक्टिव इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का क्या है, सबसे पहला हमारे पास टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, एआई का दौर है। तो मैं आप लोग को ये भी बताती चलूं कि ये प्रेजेंटेशन जो है मैंने एआई की मदद से बनाई है, gamma.ai। आप लोगों को अगर ये पसंद आई है तो आप लोग भी जाएं और अपना काम आसान करें और एआई की हेल्प से प्रेजेंटेशन बनाएं। आप पूरा उस पर डिपेंडेंट ना रहें, आप उसको एडिट कीजिए जिस तरीके से मैं करती हूँ। होप कि आप लोग को ये पसंद आएगी। तो हम कहाँ पर थे, हम टॉपिक पे आते हैं, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या है कि हम जो भी ग्लोबल कनेक्टिविटी है या ये कह लो कि ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजी को और ज्यादा बढ़ाना, या ये कह लें कि जो भी हमारे पास कनेक्शंस हैं उसमें बेहतरी लाना, यह हमारे पास एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कह सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनहांस ग्लोबल गवर्नेंस, यानी कि हमारे पास क्या होता है कि इनका एक ये एम है कि हम क्या करें कि जो भी आने वाला दौर है उसमें हम क्या करें कि ग्लोबल चैलेंजेस को फेस करने के लिए मल्टीलेटरल कॉर्पोरेशंस बनाएं, या ये कह लें कि कोई इस तरह का सिस्टम बनाएं जिसमें हर स्टेट जो है वो अपने लिए एक अच्छा
स्टेप ले सके और ग्लोबली एक अच्छी गवर्नेंस कायम हो सके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अडेप्टेशंस टू चेंज, यानी कि ये जो है इनका एक स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से मेंटेन किया जाए, बनाया जाए कि वो चेंज ला सके, ठीक है। जिस तरीके से न्यू टेक्नोलॉजीज बनाएं, लोगों को इस तरफ लेकर आए, उनको आगाह करें इन चीजों के बारे में, ठीक है, कि आपको किस तरीके से आगे चलना है, आपको स्टेट को एक अच्छी स्टेट बनाने के लिए क्या करना चाहिए, आपको किस तरीके से दूसरी स्टेट के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। तो ये सारा कुछ हमारे पास एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का वे फॉरवर्ड या ये कह लें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। For more videos, don't forget to like, share and subscribe. Press the bell icon. Thank you.